राहुल आपका फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म अपना एजुकेशन क्लास में। कल एक बात कुछ लोगों ने मुझे बताई कि मैंने जो कल का वीडियो बनाया था वो उसमें बोलने का स्पीड मेरा थोड़ा सा ज़्यादा था। मैंने इस बात को रियलाइज़ किया कि हाँ वाकई स्पीड थोड़ी सी ज़्यादा थी, उसको थोड़ा और स्लो किया जाए तो और बेहतर रहेगा, सुनने में और किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। तो इस बात को मैं ध्यान रखूँगा। जो पहला वीडियो था तो थोड़ा सा हेजिटेशन होता है, बट मैं कोशिश करूँगा अब कि अब से ऐसा बिल्कुल भी ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल एक टॉपिक मैं बताना आप लोगों को भूल गया था, मैंने उसे मेंशन बोर्ड पे किया था बट बोल नहीं पाया था, तो उसी टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि रॉबर्ट विटेकर ने जो अपने 5 जगत सिद्धांत को दिया था, वो 5 जगत सिद्धांत जो था 1969 में दिया था। अब कहीं कहीं आपको 1959 के किसी बुक में मिल जाएंगे, तो कंफ्यूज नहीं होना है। मोस्ट ऑफ द बुक्स जो मेंशन करते हैं वो 1969 को मेंशन करते हैं कि रॉबर्ट दिया था पहले, बट इसको अप्रूवल मिला था 1969 में। तो और एक बात और था कि साइनोबैक्टीरिया जो है, इस साइनोबैक्टीरिया को भी नीलहरित शैवाल कहा जाता है। तो साइनोबैक्टीरिया को भी नीलहरित शैवाल कहा जाता है। जो हम लोग पढ़े थे, जो सफलतम जीवधारियों का समूह था साइनोबैक्टीरिया, उसमें हम लोग देखे थे। और उसके बाद था आर्कीबैक्टीरिया के बारे में मैंने बताया था कि ये जो है इसको जीवित जीवाश्म भी कहा जाता है। और ये जो आर्कीबैक्टीरिया है ये आपको दलदली जमीन पे मिल जाएगा, और जो पशु होते हैं जिनके अंदर रुमेन होते हैं, और जहाँ पे अपना फूड को जहाँ स्टोर करते हैं उसे रुमेन कहते हैं, जैसे गाय बकरी इन लोगों में होता है। तो पशुओं के रुमेन में भी आर्कीबैक्टीरिया पाए जाते हैं। ये कुछ टॉपिक था जो मैं कल आप लोग को एक्सप्लेन करना भूल गया था। एक बार फिर से बता दूं कि रॉबर्ट विटेकर ने अपना 5 जगत सिद्धांत 1969 में दिया था। दूसरा पॉइंट था नीलहरित शैवाल जो है साइनोबैक्टीरिया को ही कहा जाता है। और तीसरा पॉइंट मेरा था कि आर्कीबैक्टीरिया जो होते हैं ये दलदली जमीन पे पाए जाते हैं और पशुओं के रुमेन में भी पाए जाते हैं। ये कल का टॉपिक था। अब हम अपने आज की क्लास को आगे करते हैं। कल हम अपने प्रीवियस क्लास में मोनेरा को कंप्लीट किए थे, हालांकि कंप्लीट नहीं था। अभी जीवाणु का एक बहुत बड़ा टॉपिक बचा हुआ है जो हम अपने अगले क्लासेस में देखेंगे, जब हम जीवाणु, शैवाल, कवक, लाइकेन इन लोगों के इस सब के बारे में जब स्टडी करेंगे तो इसका बहुत ही एक पूरा क्लास का पूरा वीडियो होगा, बहुत बड़ा वीडियो इसका होगा, वो एक्सप्लेन होगा। फिलहाल अभी बस जितना होता है रफली जो होता है मैं बस उतना आपको बता रहा हूँ। प्रोटिस्टा देखते हैं, आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं प्रोटिस्टा को। तो प्रोटिस्टा में क्या है, इस जगत में एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को रखा गया। जो हमारा प्रोटिस्टा जगत है इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीवों को रखा गया है। इसमें अधिकतर शैवाल और प्रोटोजोआ। तो जो हमने देखा था कल मोनेरा में कि जो उसमें एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय प्रोकैरियोटिक टाइप के जीव होते थे उनको रखा गया था, जबकि इसमें हम लोग प्रोटिस्टा जगत में देखते हैं जो एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव हैं उनको रखा गया है प्रोटिस्टा की जगह में। तो आगे देखते हैं कि अब इसमें कौन क्या क्या आते हैं। तो इसमें एक बहुत अच्छा एग्जांपल आपको पता होगा, यूग्लिना का नाम आपने जरूर सुना होगा। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है इस बात पे कि यूग्लिना किस जगत में आता है, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, और भी ऑप्शंस देते हैं, 4 ऑप्शंस। तो उसका आंसर है कि यूग्लिना जो है, यूग्लिना को प्रोटिस्टा जगत में रखा गया है। और ये यूग्लिना जो है जंतु और पादप के बीच की कड़ी का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। अब आप कहेंगे इसका मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच के कड़ी का काम करता है, दोनों को जोड़ने का काम करता है। इसका मतलब है कि ये जो है यूग्लिना जो है ये जंतु की तरह गति कर सकता है और पादप की तरह ये अपना खाना खुद बना सकता है। कैसे? देखिए, यूग्लिना जो होता है इसके अंदर क्लोरोफिल होता है, पर्णहरित होता है, और आप जानते हैं जिसके अंदर पर्णहरित होता है वो अपना खुद बना सकता है। तो ये पादप की तरह काम किया। दूसरा, ये मूवमेंट कैसे करता है? तो इसको मूवमेंट कराने के लिए इसके अंदर इसके पास जो होता है सीलिया होता है। सीलिया के कारण क्या करता है, ये अपना मोशन कर सकता है। तो ये क्या करता है, जंतु की तरह मोशन और पादप की तरह ये अपना खाना खुद बना सकता है। इसलिए ये क्या है, इसलिए ये जो है जंतु और पादप के बीच की संयोजक कड़ी है, दोनों की तरह बिहेव करती है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। शैवाल जो होती है ना, शैवाल में क्लोरोफिल होता है, शैवाल में पर्णहरित होता है, और ये जो है इनमें संवहन तक नहीं होता। अब वो क्वेश्चन आता है कि ये संवहन तक क्या होता है। देखिए,
संवहन ऊतक जो होता है मेनली हम लोग कहते हैं मतलब जैसे नॉर्मली हम लोग जाइलम और फ्लोएम को संवहन ऊतक कहते हैं। आप जानते ही होंगे जाइलम क्या करता है, तो जाइलम जो होता है पानी का मतलब सर्कुलेशन करता है, और फ्लोएम क्या करता है, ये फूड को एक जगह दूसरी जगह पहुंचाता है जो पत्ते बनाते हैं। तो इसमें ये जो शैवाल होते हैं इनमें एक तो क्लोरोफिल नहीं होगा, यानी अपना इसमें क्लोरोफिल होगा यानी ये अपना खाना खुद बना सकते हैं, लेकिन इनमें संवहन ऊतक नहीं होता। तीसरी बात, अब ये एक थैलोफाइटा। अब ये थैलोफाइटा क्या है, तो थैलोफाइटा भी आगे आपको बताया जाएगा। फिलहाल आप समझ लीजिए कि इसके पास जो होता है ना ही जड़ होता है, शैवाल के पास ना ही अपना जड़ होता है, ना ही अपना तना होता है, और ना ही अपना पत्ती होता है। तो ये थैलोफाइटा में आ गया। थैलोफाइटा की मेन पहचान यही है, इसमें ना ही अपना जड़ होगा, ना ही तना होगा, और ना ही पत्ती होगा। आगे चलते हैं, इसमें पर्णहरित तो है लेकिन संवहन तक नहीं। अब क्योंकि इसमें अपना क्लोरोफिल है तो ये अपना खाना खुद बना सकता है, और आपको पता होगा कि जो अपना खाना खुद बना सकता है उसे स्वपोषी कहा जाता है। तो ये जो शैवाल होते हैं, ये शैवाल क्या होते हैं, स्वपोषी। एक और बात, शैवाल अधिकांश जलीय होते हैं। हम लोग भी अपनी नदी में जाते हैं तो देखते होंगे शैवाल को, आप लोग को भी नजर आता होगा, देखते होंगे हम लोग। नेक्स्ट कहता है, एक बात, शैवाल अलग अलग रंग के होते हैं। आप जरूर गौर किए होंगे, कुछ शैवाल लाल रंग का होता है, कुछ शैवाल हरा रंग का होता है, कुछ शैवाल भूरे रंग का होता है। तो ये जो उसका रंग है, उसका जो रंग है, उसके अंदर एक पिगमेंट, एक वर्णक पाया जाता है। जैसे कोई इंसान, आप किसी को देखते होंगे कि इंसान नहीं, ह्यूमन बींग्स नहीं, कोई बहुत ज्यादा गोरा होता है, कोई श्यामला होता है, कोई थोड़ा डार्क कलर होता है, तो ये उसमें एक पिगमेंट पाया जाता है, मेलानिन। मेलानिन के कारण जो होता है आदमी का रंग होता है। मेलानिन ज्यादा है तो आदमी का रंग थोड़ा डार्क होता है, मेलानिन कम होता है तो वो आदमी थोड़ा सा सफेद होता है, साफ होता है। मेलानिन का भी अपना एक फायदा है, जिसके शरीर में ज्यादा मेलानिन होता है उन्हें जो सन से जो पैरावाइनी लाइट आती है उससे उसका स्किन डैमेज बहुत कम होता है, जबकि जो गोरे लोग होते हैं उनको इस सन की लाइट से बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकती है। इसके बारे में सब आगे देखेंगे। फिलहाल देखते हैं कि ये जो शैवाल इनके अंदर जो पिगमेंट होते हैं, इन पिगमेंट के आधार पर शैवाल को फिर से 3 भागों में बांटा गया है। पहला, यदि शैवाल हमारा हरा रंग का है उसे कहते हैं क्लोरोफाइस। इसे बता रहा हूं, यदि शैवाल का रंग हरा है तो उसे कहेंगे क्लोरोफाइस। जैसे पत्ते का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है, सेम ये क्लोरोफाइस, इसी कारण क्या होता है, शैवाल का रंग हरा होता है। दूसरा, यदि हमारे शैवाल का रंग लाल है तो उस शैवाल को कहेंगे हम लोग रोडोफाइस। उस शैवाल को हम लोग क्या कहेंगे, रोडोफाइस। तीसरा, यदि हमारे शैवाल का रंग भूरा है उसे कहेंगे फियोफाइस। यानी शैवाल जो है 3 प्रकार के, क्लोरोफाइसी, यानी यदि हमारा शैवाल का रंग हरा है तो वो हो गया क्लोरोफाइसी, यदि हमारे शैवाल का रंग भूरा है तो वो हो गया आपका फियोफाइसी, और तीसरा, यदि हमारे शैवाल का रंग लाल है तो हो गया रोडोफाइसी। आगे की ओर बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं कि शैवाल के अध्ययन को हम लोग कहते हैं फाइकोलॉजी। शैवाल का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। और कुछ शैवाल जो होते हैं बर्फ पे पाए जाते हैं, कुछ शैवाल जो है चट्टान पे भी पाए जाते हैं। तो जो शैवाल बर्फ पे पाए जाते हैं उस शैवाल को हम लोग क्रिप्टोफाइट्स, बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स, और जो शैवाल चट्टान पे उगते हैं वैसे शैवाल जो चट्टान पे पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं लिथोफाइट्स। फिर से, जो शैवाल बर्फ पे उगते हैं उन्हें कहते हैं क्रिप्टोफाइट्स, जो शैवाल चट्टान पे उगते हैं उन्हें कहते हैं लिथोफाइट्स। अच्छा, शैवाल के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं, फाइकोलॉजी। शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। तो फिलहाल शैवाल में इतना ही। शैवाल हालांकि बहुत ही बड़ा टॉपिक है, ये बस उसका इंट्रो था। ये इसका एक्सप्लेन वीडियो जो है हम लोग आगे बढ़िए, इसके लिए एक और वीडियो बनाया जाएगा जो अभी उसमें टाइम है थोड़ा सा। फिलहाल हमारा जो तीसरा पार्ट है कवक। कवक देखते हैं कि कवक के अध्ययन को हम लोग माइकोलॉजी कहते हैं। हमने देखा कि शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी और कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं, माइकोलॉजी कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि अब इस कवक में क्या होता है। इसमें यूकैरियोटिक जीव, वैसे यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है जिसमें ना ही तो क्लोरोफिल होगा, ना ही उसमें संवहन ऊतक होगा। और ये अब आपको पता है, जब क्लोरोफिल नहीं होगा तो अपना खाना नहीं बना पाएंगे खुद से, और जब खाना नहीं बना पाएंगे वो क्या होंगे, वो परपोषी होंगे। यानी परपोषी कहने का मतलब है यानी कि वो अपने भोजन के लिए किसी और पे डिपेंड रहेंगे। तो ये क्या होते हैं, ये परपोषी होते हैं। इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे खमीर, मशरूम।
खमीर और मशरूम का नाम आपने जरूर सुना होगा। मशरूम को हम लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, जिसको आपने देखा भी होगा। अब कहता है कि जो कवक होते हैं इनकी कोशिकाएं जो होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन, जिसे हम लोग कभी कभी इंग्लिश में चिटीन भी पढ़ते हैं, तो इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ठीक है, इसकी कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। और कवक का अध्ययन क्या कहलाता है? तो कवक का अध्ययन हमारा माइकोलॉजी कहलाता है। तो मैं एक बार फिर से आपको रिपीट करा रहा हूँ कि रॉबर्ट विटेकर ने अपना जो 5 जगत का थ्योरी दिया था वो 1969 में दिया था। दूसरा पॉइंट हमारा साइनोबैक्टीरिया को नीलगिरी सवाल कहते हैं। और ये जो ऑर्किबैक्टीरिया होते हैं ये दलदली जमीन पे और पशुओं के रुमेन में पाए जाते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक था प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा, इसमें है कि इसमें एक कोशिकीय यूकैरियोटिक जीव को रखा गया है जिसमें अधिकतर शैवाल और प्रोटोजोआ आते हैं। और कहा गया और जंतु और पादप के बीच का एक कड़ी होता है यूग्लिना भी आता है हमारा प्रोटिस्टा की जगत में। तो ये जंतु और बीच के और पादप के बीच की कड़ी का भी काम करता है। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट था कि शैवाल जो था पर्णहरित युक्त संवहन तक रहित और ये थैलोफाइटा था, थैलोफाइटा इंसेस, इसमें जड़, तना और पत्ती नहीं होता था। अब चूंकि इसमें क्लोरोफिल पाए जाते थे इसलिए अपना भोजन खुद बना सकते थे, इसलिए ये स्वपोषित है। शैवाल अधिकांशतः जलीय होते हैं और इनमें वर्णक पाए जाते हैं। वर्णक के आधार पर 3 भाग में बांटे थे, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। हरा शैवाल क्लोरोफाइसी, लाल शैवाल रोडोफाइसी और पूरा शैवाल फियोफाइसी। उसके बाद हम लोग देख रहे थे इस शैवाल के अध्ययन को हम लोग फाइकोलॉजी कहते हैं। शैवाल के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहते हैं। और बर्फ पर पाए जाने वाले शैवाल को क्रिप्टोफाइट्स कहते हैं। और जो शैवाल चट्टान पे उगते हैं, चट्टान पे उगने वाले शैवाल को हम लोग लिथोफाइट्स कहते हैं। तो याद रखिएगा क्रिप्टोफाइट्स और लिथोफाइट्स। इसके बाद हमारा आज का थर्ड टॉपिक जो था, यानी आज का सेकंड टॉपिक और ओवरऑल थर्ड टॉपिक जो था कवक। कवक जगत में क्या किया, कवक जगत में वैसे जीवों को रखा गया है जिनमें ना ही पर्णहरित होते हैं ना ही संवहन उत्तक होते हैं और ये यूकैरियोटिक जीव होते हैं। इसका एग्जांपल है खमीर और मशरूम। और एक बात और सबसे जो इंपॉर्टेंट होती है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि कवक की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है, चिटिन जिसे कहते हैं, और कवक का अध्ययन जो है माइकोलॉजी। स्टार्ट करते हैं। आगे का हमारा टॉपिक है, देखिए कवक जो होता है उस हर जगह पे उग सकता है। कवक उस हर जगह पे उग सकता है जहां पे उसको थोड़ी सी कार्बनिक या अकार्बनिक चीज मिल जाए। यानी आप कह सकते हैं कि कवक हर जगह उग सकते हैं, है ना। अब कहते हैं जैसे गोबर पे यदि कोई कवक उग गया उसे कहेंगे कोप्रोफिलिक कवक। यानी गोबर पे उगने वाले कवक को क्या कहते हैं हम लोग? कोप्रोफिलिक कवक। और यदि नाखून पे उगने वाले कवक को क्या कहते हैं हम लोग? केराटिनोफिलिक कवक। मतलब एक कवक कोप्रोफिलिक और एक केराटिनोफिलिक। यानी कि यदि गोबर पे कोई कवक उग गया उसे कहेंगे कोप्रोफिलिक। और यदि हमारे नाखून पे, किसी भी चीज के नाखून पे यदि जाने जाते केराटिन जिसमें उपस्थित, तो नाखून पे उगने वाले कवक को क्या कहते हैं? केराटिनोफिलिक कवक। जानते हैं कि हमारे नाखून में केराटिन होती है, उससे लिया गया केराटिनोफिलिक कवक। आगे है कि एक आपने नाम सुना होगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का नाम सुना होगा। ये पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक की खोज किसने की थी? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। इन्होंने किया था, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक खोज की थी। किससे? एक कवक था, उस कवक का नाम था पेनिसिलियम नोटेटम। जी हाँ, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने जो है पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक का खोज किया था। अच्छा, ईस्ट आप लोग बहुत बार नाम सुने होंगे, इसका यूज भी बहुत जगह होता है, जैसे शराब बनाने में, बियर बनाने में, डबल रोटी बनाने में, अल्कोहल के फॉर्मेशन में ईस्ट का यूज होता है। अब ये ईस्ट भी क्या है? ईस्ट भी एक कवक है। ईस्ट एक कवक है जिसका उपयोग हम लोग डबल रोटी में, शराब में, बियर बनाने में करते हैं। फिर ये ईस्ट का खोज कौन किए थे? तो ये ईस्ट का खोज किए थे ल्यूवेनहॉक। ईस्ट का खोज कौन किए थे? ल्यूवेनहॉक। और ईस्ट में किण्वन होता है, यानी इसमें फर्मेंटेशन हो सकता है, ये बताया था सबसे पहले अपने लुई पाश्चर ने। जी हाँ, ईस्ट का खोज किया था ल्यूवेनहॉक ने और ईस्ट में किण्वन हो सकता है ये बताया था अपने लुई पाश्चर ने। इस बात को ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। और एक बात है, अभी हमने इससे पहले हमारा टॉपिक था शैवाल और अभी हम लोग पढ़ रहे हैं कवक। अब एक नया टर्म आता है लाइकेन। देखिए लाइकेन क्या होता है? लाइकेन शैवाल और कवक को संयुक्त रूप से हम लोग लाइकेन कहते हैं। कवक और शैवाल को संयुक्त रूप से लाइकेन कहते हैं। इसमें क्या होता है? आप जानते हैं कि
कवक के पास कोई क्लोरोफिल नहीं होता, कोई पर्णहरित नहीं होता। लेकिन आप ये भी जानते हैं कि शैवाल के पास तो क्लोरोफिल होता है ना, यानी कवक अपना खाना खुद नहीं बना सकता है, लेकिन लाइकेन तो अपना खाना खुद, शैवाल तो अपना खाना खुद बना सकता है। तो होते क्या है, ये दोनों एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं और एक दूसरे पे डिपेंड हो जाते हैं, आश्रित हो जाते हैं। कवक क्या करता है, शैवाल को पानी, खनिज लवण, विटामिन, मिनरल्स ला के देता है। शैवाल क्या करता है, उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, फिर दोनों आपस में मिल बांट के खा लेते हैं। इसी चीज को सहजीविता कहते हैं। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है कि निम्नलिखित में से कौन सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। 4 ऑप्शन दिए होते हैं, उसमें से एक हमारा ऑप्शन होता है कवक और शैवाल का भी होता है। तो कवक और शैवाल क्या करते हैं, ये सहजीविता प्रदर्शित करते हैं। कैसे, ये कवक क्या करते हैं, जल, खनिज लवण, विटामिन, मिनरल्स शैवाल को देते हैं, और चूंकि शैवाल में क्लोरोफिल पहले से अवेलेबल होता है तो ये उसको कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है और दोनों एक दूसरे के इस प्रकार आश्रित होकर अपना जीवन जीते हैं। आगे हम लोग देखते हैं, बस यही लिखा है कि कवक जो होता है वो जल, खनिज लवण, विटामिन आदि शैवाल को देता है, और शैवाल क्या करता है, उसे कार्बोहाइड्रेट में बदल देता है। एक दो टॉपिक और जो थोड़ा इंपॉर्टेंट मुझे लगा, मैं बताना चाहूंगा आप लोगों को। अल्फा टॉक्सिन नाम शायद बिल्कुल सुने होंगे आप। अल्फा टॉक्सिन जो है ये भी एक जहर, ये एक विष है ना, और ये अल्फा टॉक्सिन नामक विष जो है ये कवक से प्राप्त होता है। ये अल्फा टॉक्सिन नामक विष कवक के द्वारा प्राप्त किया जाता है। और एक और पॉइंट जो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है और मैं भी बताना चाहूंगा कि आपने पाइन, चीर के पौधे का नाम सुना हो। यदि उस चीर के पौधे में के जड़ में, चीर के पौधे के जड़ में यदि कवक लग जाए, तो ऐसे जड़ को ही माइकोराइजल जड़। एग्जाम में एक बार क्वेश्चन देखने को मिला था कि माइकोराइजल जड़ जो है उसमें क्या होता है, उसमें मतलब उसके जड़ में क्या होता है, उसके जड़ में जो होता है कवक होता है। पाइन्स के जो पेड़ होते हैं उसके जड़ में यदि कवक लग जाए तो वैसे जड़ को माइकोराइजल जड़। बस ये था हमारा आज का टॉपिक। बाकी 2 टॉपिक आपका, और एक पादप और एक जंतु, ये हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। फिलहाल आज के लिए इतना है। एक बार मैं आपको रिकॉल जरूर कराना चाहूंगा फिर से कि गोबर पर उगने वाले कवक को कोफ्रोफिलिक कवक कहते हैं, और नाखून पर उगने वाले कवक को केराटिनोफिलिक कवक कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट था कि अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से क्या किया था, पेनिसिलिन नामक एंटीबायोटिक को निकाला था। नेक्स्ट पॉइंट था हमारा कि ईस्ट नामक कवक जो है, ईस्ट का खोज कौन किए थे, इसका खोज किए थे लीवेनहॉफ ने किया था, और इसका उपयोग होता है बियर, शराब, डबल रोटी, ब्रेड इसको बनाने में किया जाता है। और ईस्ट में किण्वन होता है, इस बात की जानकारी हमें किन्होंने दिया था, इस बात की जानकारी हमें लुई पाश्चर ने दिया था। ठीक, लाइकेन क्या होता है, तो कवक और शैवाल को संयुक्त रूप से हम लोग लाइकेन कहते थे, और ये एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, सहजीविता शो करते हैं। सहजीविता इन सेंस ये कवक क्या करेगा, शैवाल को जल, खनिज लवण, विटामिन ये सब देता है, और शैवाल क्या करता है, क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण उसे कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट कर देता है, यानी खाना बना देता है उसको, और दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलजुल के रहते हैं। इसी कहते हैं सहजीविता, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब अगला पॉइंट था अपना अल्फा टॉक्सिन। अल्फा टॉक्सिन एक विष है जो कवक के द्वारा प्राप्त होता है, और आपने एक लास्ट पॉइंट देखा था कि यदि पाइन यानी चीड़ के जड़ में कवक लग जाए तो उस जड़ को माइकोराइजल जड़ कहते हैं। बस आज के लिए इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हो सकता है थोड़ा ऑडियो क्वालिटी में दिक्कत होगा, वीडियो क्वालिटी में दिक्कत होगा, शाइनिंग का प्रॉब्लम होगा, बोर्ड चमक रहा होगा, हो सकता है। चूंकि स्टार्टिंग का समय है, उतना मुझे अनुभव नहीं है, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे सीख रहे हैं, है ना। आप लोग को बहुत जल्द ये सब समस्याएं दूर हो जाएगी। थोड़ा दिन आप लोग भी कॉपरेट करें थोड़ा सा, और प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें। लास्ट वीडियो को भी आपने बहुत अच्छा व्यूज़ दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे ही इससे और प्यार दें और आगे क्यों लेके चलें। मिलते हैं तब तक हम लोग अपने अगले क्लास में, तब तक